तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक झकझोर देने वाली छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, और बेहद अफसोसनाक एक कहानी। अगर किसी इंसान के घर में या दिल में खौफ भर जाए, डर लगने लगे, तो उसका क्या अंजाम होता है। और कई बार ऐसी चीज़ें जो हद से ज़्यादा जाकर एक्सट्रीम तक कोई अगर सोचने लगता है। 2020 में कोरोना आया, ये हम सब जानते हैं। इसी कोरोना के दौरान जब इस देश में लॉकडाउन लगा, तो जब पहली बार कोरोना आया, मुझे मालूम है हर शख्स डरा हुआ था, क्योंकि चीन से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई थी जिसको देखकर डर लगता था कि लोगों को घरों में कैद कर दिया जाता है, कोरोना एक दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ज़रूरी, 2 गज की दूरी, ये सारी चीज़ें थी और सब लोग फॉलो कर रहे थे। और मुझे याद है उस वक्त अगर एक को कोरोना हो जाता था, और जब अलग अलग उस शहर के जो भी निगम के लोग हैं, जैसे दिल्ली में एमसीडी है, तो उसके घर के बाहर एक पोस्टर चिपका कर चले जाते थे कि यहाँ पे कोविड पॉजिटिव ये पेशेंट हैं। और डर का आलम ये था कि उस पोस्टर को देखने के बाद लोग उस घर में तो छोड़िए, उस गली से गुजरने से हिचकते थे। बहुत सारे लोग तो देखने आते थे कि कैसा पोस्टर, उसमें क्या लिखा होता, उसका मजमून क्या है। तो ये खौफ का आलम था उस वक्त। उसी दौर में गुरुग्राम में एक फैमिली रह रही थी, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक छोटा सा बेटा। अब जब ये कोरोना आया तो हर एक कोई ख़बरों के ज़रिए जान रहा है कि वो कैसे बचें, क्या करें। तो ये था कि जो लोग बाहर हैं, जो काम पे जा रहे हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अब घर चलाने के लिए नौकरी भी ज़रूरी थी, हालांकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए। तो उसी कोरोना काल में जब फर्स्ट वेव आया था, एक हस्बैंड गुरुग्राम में ही अपने नौकरी करने के लिए ऑफिस जाता और फिर घर आता। बीवी ने कहा कि देखो कोरोना फैला हुआ है, हमारा बच्चा है, तो हम दोनों तुमसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो तुम बाहर रहते हो, चूँकि ऑफिस जाते हो, तो घर मत आया करो भी, ताकि हम दोनों सेफ रहें। पत्नी ने भी यही किया। हम सब ने अपने अपने उस दौर में यही किया था कि हमारी वजह से फैमिली मेम्बर ना अफेक्टेड हों, क्योंकि मजबूरी है काम की और बाहर आपको रहना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस लॉकडाउन में भी बाहर थे, ड्यूटी पर थे। तो पति को भी लगा कि अच्छी बात है, मेरी वजह से मेरी बीवी और बेटे को क्यों परेशानी हो। तो वो कुछ दिनों तक अपने दोस्तों के साथ रहा, ऐसे दोस्त जो खुद बाहर रहते थे और वो भी एक तरह से अलग अलग क्वारंटीन टाइप से रहा करते थे। बीवी के साथ पति सिर्फ व्हाट्सएप या फिर वीडियो कॉल के ज़रिए बात कर लेता, बीवी और बेटे को देख लेता। धीरे धीरे वक्त बीता, कोरोना की महामारी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। इस दौरान में जो बीवी थी, खाने पीने की चीज़ें उसके दरवाजे पर रखवा देती, वो मंगा लेती ऑनलाइन, और उसी से गुजारा चल रहा था। यहाँ तक कि गैस के लिए उसने कहा कि सिलेंडर नहीं मंगाएंगे, गैस सिलेंडर, उससे क्या कि लेकर आएंगे 10 हाथ लगेगा। तो उसने हीटर पे खाना बनाना शुरू कर दिया और सिलेंडर बना कर दिया। मतलब इतनी ज़्यादा एहतियात बरत रही थी। एहतियात बरतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस हद तक। अब इसके बाद थोड़ा वक्त बीतने लगा, पति बेचारा इधर उधर रह रहा। फिर कुछ दिन तक वो अपने इन लॉज के पास रहा। उसे लगा अब कम हो रहा है, बीवी को समझा रहा अब कम हो रहा, मुझे आने दो। बीवी कह रही नहीं। फिर मजबूरन उसे अब कब तक किसके घर में रहे। उसके बाद उसने किराए का घर लिया अपने ही घर के पास, और किराए के घर पर रहने लगा। अब कोरोना कम हो रहा था, लेकिन बीवी अब भी थी कि नहीं, जब तक मेरे बच्चे को, उसके बच्चे के बेटे की उम्र थी 10 साल, वैक्सीन नहीं लग जाएगा तब तक घर में कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरा बच्चा इन्फेक्टेड हो सकता है। अब 10 साल के बच्चे के लिए वैक्सीन तो बनी नहीं। बड़ी मुश्किल पति बार बार पत्नी को समझाता, अपनी पत्नी को उनके माँ बाप के ज़रिए यानी अपने इन लॉज के ज़रिए समझाता, लेकिन बीवी किसी भी तरह से तैयार नहीं। 1.5 साल वो किराए पर फिर बाद में रहा। 3 साल बीत गए, 20 के बाद 23 आ गया। मैं अभी की बात कर रहा हूँ आपको। अब कोरोना लगभग पिछले कुछ महीनों से तो नाम भी नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो बीवी अब भी मानने को तैयार नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया। उसकी ज़िद है कि जब तक उसके बेटा वैक्सीन लेने लायक ना हो जाए, या वैक्सीन ऐसी कोई ना आ जाए जो 10 साल के बच्चों को लगे, उससे कम उम्र के, तब तक मैं अपने बेटे और अपने आप को किसी और के सामने पेश नहीं करूँगी, इसलिए कि अगर मैं बाहर निकली तो मेरी वजह से मेरे बेटे को इन्फेक्शन हो सकता है। पड़ोसी से लेके, दोस्तों से लेके, पूरे रिश्तेदारों ने, हर एक ने समझा दिया, लेकिन वो उस शख्स की बीवी मानने को तैयार नहीं।
और वो बेहद परेशान, अपना परिवार रहते हुए बेटे से मिलने का भी मन है, कब तक बाहर रहे, क्या करे। कई बार वो शुरुआत में पुलिस के पास भी गया, फिर पुलिस ने कहा यार ये तुम्हारा बड़ा पर्सनल और फैमिली मैटर है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बातचीत कर लो, हल हो जाएगा। पुलिस ने भी टरका दिया। अब लेकिन जब 3 साल बीत गए और अब कोरोना का कोई नामो निशान नहीं, तो पिछले हफ्ते वही शख्स एक किसी से बात कर रहा था, उसने एक जानकार पुलिस वाले के पास भेजा। उस पुलिस वाले ने कहानी सुनाई, उस शख्स से उसे हमदर्दी हुई। फिर उसने बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट, विमेन ऑर्गेनाइजेशन और लोकल पुलिस सबको लेकर घर पहुँचे। बीवी दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं, दरवाज़ा तोड़ा गया। इसके बाद बीवी और बेटे को पहली बार निकाला गया, उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उनकी सेहत ठीक थी, क्योंकि खाना पीना, रोज़मर्रा की जो लाइफ थी वो सब वो अपने हिसाब से जी रहे थे। बस ये था कि एक वहशत, एक डर, एक दहशत इतनी ज़्यादा थी कि वो दुनिया के साथ घुलने मिलने को तैयार नहीं थी, माँ और बेटे। फिर उनको समझाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, तब वो समझी। और अब अच्छी खबर ये है कि अब पति, पत्नी और बेटा तीनों फिर से एक साथ हो गए हैं, उसी घर में रह रहे हैं और अब सब कुछ ठीक है, तीनों खुशहाल हैं। और वो डर जो है अब उनके जहन से निकल गया। तो कैसे कैसे लोगों के जहन में खौफ बैठता है, ये उसकी एक अजीब मिसाल है कि एक शख्स 3 साल तक, उसमें से आधे वक्त तक तो वो किराए के घर में रहता, अपने ही घर के करीब, और बीवी किसी को घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रही। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनकर कई बार मतलब इंसान क्या क्या सोचने लगता है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इत्तफाक से उसी दिन मैं लखनऊ जा रहा था साहित्य आज तक के फंक्शन के लिए, और 24 फरवरी को प्रयागराज में, जो कि पुराना इलाहाबाद है, वहाँ एक शूट आउट होता है। उमेश पाल नाम के एक शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, बम से हमला किया जाता है। इस घटना के बाद कुछ तस्वीरें आती हैं सीसीटीवी की, और फिर उमेश पाल के कत्ल की कहानियाँ अलग अलग ज़ुबानों से अलग अलग तरीके से सुनाई देने लगती हैं। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? उमेश पाल कौन है? उमेश पाल को क्यों मारा गया? और उमेश पाल की कहानी क्या ये अभी जो 24 फरवरी 2023 है यहीं शुरू हुई या कहीं और शुरू हुई? तो इस कहानी को समझने के लिए करीब 18 साल पीछे चलना होगा, और उसी के ज़रिए आपके सामने पूरी कहानी रखता हूँ। बात 2004 की है। 2004 में जनरल इलेक्शन था इस देश में, लोकसभा का। तो लोकसभा के उस चुनाव में तमाम अलग अलग पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रही थी। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद, नाम सुना होगा आपने, उस वक्त इलाहाबाद पश्चिमी सीट से एमएलए हुआ करता था, विधायक। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो अतीक अहमद की दहशत, इलाके में दबदबा, बाहुबली वैसे ही, कदकाठी से भी बाहुबली। तो फिर समाजवादी पार्टी ने कहा कि अब ये उम्मीदवार दमदार है, इसको लोकसभा का चुनाव लड़ाते हैं, और इसके बाद फूलपुर लोकसभा सीट से अतीक अहमद को खड़ा कर दिया गया। अब अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है और इत्तेफाक से वो चुनाव जीत जाता है। अब अतीक अहमद माननीय विधायक से माननीय सांसद बन चुका था। अब फूलपुर से जब वो लोकसभा का चुनाव जीता तो अब तक उससे पहले इलाहाबाद पश्चिमी सीट से वो विधायक, तो अब दोनों सीट तो आप रख नहीं सकते, या तो आप राज्य की विधानसभा में बैठिए या फिर लोकसभा में दिल्ली जाइए। अब लोकसभा का वज़न ज़्यादा है इसलिए अतीक अहमद को उस इलाहाबाद पश्चिमी सीट से इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब वो सीट खाली हो गई। अब उस सीट पे किसी और को लड़ना था। हर एक कोई मान के चल रहा था अतीक अहमद की सीट है, उसी का कोई परिवार का लड़ेगा। तो अब उस सीट से बाद में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को टिकट दे दिया। अब अशरफ चुनाव लड़ रहा है। उधर उसी सीट से बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी ने राजू पाल नाम के एक शख्स को टिकट दे दिया। अब राजू पाल अतीक अहमद के भाई अशरफ के सामने चुनावी मैदान में चुनाव हुआ। हर एक मान के चल रहा था कि अतीक अहमद का भाई दबदबा इतना जीत जाएगा, लेकिन नतीजे ने हर एक को हैरान कर दिया। जब चुनावी नतीजा आया तो पता चला कि राजू पाल, एक गुमनाम शख्स, उसने अतीक अहमद जैसे दबंग के भाई अशरफ को हरा दिया। और यहीं से एक दुश्मनी की कहानी शुरू होती है।
इस चुनाव में हार का मतलब है कि अतीक अहमद की साख पर, उसकी दबंगई पर, उसका जो इलाके में दबदबा था, उस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा। उसे लगा कि ये क्या हो गया। एक आम शख्स ने आकर, और अतीक अहमद का लड़ बेशक भाई रहा था, पर दुनिया जानती थी कि अतीक अहमद का चुनाव, तो उसकी ये भाई की हार का मतलब अतीक अहमद की हार। ये बात अतीक अहमद पचा नहीं पाए। अब इधर राजू पाल नया विधायक बनने से करीब 13 दिन पहले राजू पाल ने शादी की थी, और उसके बाद विधायक। उधर जीतने के बाद अब अतीक अहमद कहते हैं कि इस बात को भुला नहीं पाया। और फिर तभी तारीख आती है 25 जनवरी 2005, 25 फेब 2005। दोपहर के करीब 3 बजे थे। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही राजू पाल, एक परिचित जिसकी मौत हो गई थी, उसकी मौत पर हमदर्दी जताने के लिए वो एक अस्पताल के मुर्दाघर में पहुंचा। राजू पाल के साथ 2 गाड़ियों का काफिला था। राजू पाल को ये भी पता था कि अतीक अहमद चुनाव के बाद से उसके पीछे पड़ा, तो सुरक्षा भी थी। और वो अस्पताल पहुंचा उस मुर्दाघर में। मुर्दाघर से मिलने के बाद वो वापस अपने घर लौट रहा था, लेकिन जैसे ही लौटा, रास्ते में दोनों गाड़ियों को घेर कर फिल्मी स्टाइल में चौराहे पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी गई। इस शूटआउट में राजू पाल और उनके 2 साथी मौके पर ही मारे गए। थोड़ी देर के बाद यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। मायावती उस वक्त बहुत ताकतवर भी थी, तो जब ये बात फैली और चूंकि एक सिटिंग एमएलए, उसका कत्ल हुआ, हंगामा हो गया। इसके बाद लोग नाराज़ हुए, ट्रैफिक जाम कर दिया गया। पुलिस की लापरवाही पर लोग गुस्सा ज़्यादा थे। एक चौकी में आग लगा दी गई, गाड़ियों में पुलिस की आग लगा दी गई। पूरे शहर में लॉ एंड ऑर्डर की अजीब सिचुएशन थी, और ये सब कुछ होता रहा। ट्रैफिक, शहर जाम, तमाम फोर्स भेजे गए। और फिर उसके बाद राजू पाल की वाइफ ने, पूजा पाल, उन्होंने पुलिस में एक कंप्लेंट लिखाई। इस कंप्लेंट में उन्होंने राजू पाल के कत्ल के लिए अतीक अहमद, उसके भाई और 9 और लोगों को नामजद किया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अब अतीक अहमद भाई का नाम, लोगों का नाम और यूपी पुलिस, मामले की सुनवाई शुरू होती है। पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, लेकिन राजू पाल का परिवार चाहता था कि इस मामले की जांच सीबीआई करे, क्योंकि यूपी पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं था। उनकी पत्नी ने लिखकर भी दिया, लेकिन बात मानी नहीं गई और यूपी पुलिस जांच करती रही। अप्रैल 2005 में यूपी पुलिस ने अतीक अहमद, अशरफ, उनके भाई और 11 और लोगों के खिलाफ पूरा केस तैयार किया और चार्जशीट दाखिल कर दी। लेकिन इस चार्जशीट और केस को लेकर अब भी परिवार अपनी मांग पर अड़ा हुआ था कि हम यूपी पुलिस नहीं, सीबीआई से मामले की जांच चाहते हैं। तब परिवार को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए फिर लोकल पुलिस से लेकर इस मामले की जांच यूपी की सीबीसीआईडी को सौंप दी गई, एक तरह की क्राइम ब्रांच। और सीबीसीआईडी उस मामले में उस वक्त बड़ी बदनाम थी कि अगर किसी केस को ठंडे बस्ते में डलवाना हो तो सीबीसीआईडी को दे दो। आजकल यही काम अपने देश की सीबीआई कर रही है कि अगर किसी केस को ठंडे बस्ते में डलवाना हो तो सीबीआई को दे दो। बहुत सारे केस हैं, आपको सुशांत सिंह राजपूत ताज़ा एग्जाम्पल है। तो उस वक्त यही सीबीसीआईडी के साथ था। तो सीबीसीआईडी ने भी इस मामले की तफ्तीश की, उसके बाद उन्होंने चार्जशीट दाखिल की। वक्त बीतता रहा, इधर परिवार लगातार गुहार करता रहा कि मामले की सीबीआई जांच सौंपी जाए। अब उमेश पाल, जो अभी 3 दिन पहले कत्ल हुआ, ये राजू पाल के बचपन का दोस्त था, और बचपन के दोस्त होने की वजह से राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के पास भी आना जाना था, दोनों की दोस्ती थी। अपने दोस्त के कत्ल का बदला लेने के लिए राजू पाल भी उसकी पत्नी की मदद कर रहा था, लगातार अदालतों के चक्कर काट रहा था। केस सीबीआई को जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई, और आखिरकार 22 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच, राजू पाल के मर्डर के केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। अब सीबीआई को केस सौंप दी गई, सीबीआई ने केस दर्ज किया नए सिरे से। अब सीबीआई ने भी वही किया, 16 में केस ट्रांसफ़र किया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। 5 साल बीत गए, 16 और 5 करीब 2021 आ गया। 21 के बाद 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की 5 लोगों के खिलाफ, जिनमें अतीक अहमद भी है और अशरफ भी है। अब इसके बाद अभी तक इसका लेकिन फैसला नहीं आया। तो
तो राजू पाल का कत्ल हुआ 2005 में, अब हमें 2023 में, आज तक निचली अदालत से इस केस का कोई फैसला नहीं आया। अब इस केस में लगातार राजू पाल के दोस्त उमेश पाल अपने दोस्त के हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए उसकी पत्नी के साथ मिलकर भाग दौड़ कर रहा है। कई जगह पर आया कि राजू पाल का जब कत्ल हुआ तब उमेश पाल मौके पर मौजूद और वो एक विटनेस है, लेकिन खुद पूजा पाल, राजू पाल की पत्नी, ने ये कहा और बयान दिया कोर्ट में कि वो विटनेस नहीं है इस केस का। लेकिन इसके बाद उमेश पाल को उठा लिया गया था, किडनैप हो गया, और कहते हैं कि इस किडनैपिंग में भी यही शायद धमकी थी कि इस केस में ज़्यादा पढ़ो नहीं। बाद में हालांकि वह छूट गया। वक्त बीतता रहा, ये चलता रहा। उधर बाद में राजू पाल की जगह पर बसपा ने उनकी बीवी पूजा पाल को टिकट दिया। पहले वो हार गई, फिर बाद में जीत गई। तो इस तरीके से सब कुछ चलता रहा। अब कभी करीब मतलब 2005 की बात है, 15 और 3 18 साल हो चुके। इस दौरान में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पर अतीक अहमद को यूपी की जेल से निकालकर अहमदाबाद की साबरमती जेल भेज दिया गया ताकि वो जेल के अंदर अपनी हुकूमत ना चला सके यूपी में। तो पिछले 2019 से मतलब ये चौथा साल शुरू हो गया है। अतीक अहमद यूपी की अहमदाबाद के साबरमती जेल में है, वो गुजरात के, जबकि भाई अशरफ वो इस वक्त बरेली जेल में बंद है। अब इधर अचानक इसी लास्ट फ्राइडे को 24 फरवरी की दोपहर, बल्कि शाम का वक्त था, 6 बज रहे थे, राजू पाल का दोस्त उमेश पाल अदालत से लौट रहा था। अदालत से वो अपने घर लौट रहा था। उसकी जान को खतरा था, उसे 2 गनर भी दिया हुआ था यूपी पुलिस ने। तो ये गाड़ी से अपने अदालत से घर लौट रहा है। इसके पीछे पीछे एक क्रेटा कार उसका पीछा करती, जिसको पता नहीं है उमेश पाल को। और जहाँ पे घर, उस घर के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है। वहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी टोपी पहनकर खड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो ग्राहक हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी नज़र उस गली में है जिस गली में उमेश पाल का घर है। शाम करीब 6 बजे थे। उमेश पाल की गाड़ी गली में दाखिल होती है। गली में दाखिल होने के बाद अब उसे उतरना है घर तक जाने के लिए पैदल, और यही मौके की ताक में थे हत्यारे। वो जैसे ही उमेश पाल उतरे, अचानक इधर दुकान से उधर क्रेटा कार से जो लोग पीछा कर रहे थे वो उतरते हैं और दनादन गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। अब जब दोनों गोलियां चलाने शुरू कर देते हैं तो हमले का अंदाज़ा हो गया, लेकिन उधर 2 गनर हैं। अब वो गनर भी हमले का जवाब देते हैं और जो विटनेस हैं वो बताते हैं कि उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन गोली चली ही नहीं। और इधर लगातार हमलावर गोलियां चला रहे हैं और फिर उनमें से एक हाथ से बम लेता है और बम फेंक देता है, बम भी फटता है। और ये सब करने के बाद मुश्किल से करीब 42-45 सेकंड का ये पूरा मामला है। सारे हमलावर मोटरसाइकिल पर और क्रेटा कार में वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है उमेश पाल और उनके दोनों गनर को, लेकिन उमेश पाल और उनके एक गनर की मौत हो जाती है। दूसरा गनर इस वक्त सीरियस है, अस्पताल में ज़ख्मी है। और उस वक्त कहते हैं कि कार्बाइन था। उमेश पाल के जो दोनों गनर थे, गार्ड यूपी पुलिस के हैं, उनके पास कार्बाइन थी। कार्बाइन एक बार में 36 से 38 फायर करती है। लेकिन जो विटनेस थे, जो वहाँ पे चश्मदीद थे, उन्होंने कहा कि कार्बाइन चलाने की कोशिश की थी, लेकिन कार्बाइन चली नहीं। अगर चल जाती तो बहुत मुमकिन है कि उमेश पाल और गनर इन सब की जान बच जाती है और जो हमलावर है उनका ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि कहाँ वो नॉर्मल उससे फायर कर रहे हैं और कहाँ इधर एक बस्ट में 36-38 गोलियाँ, तो वो चली नहीं। अब इस पे यहाँ पे एक ये भी है कि आपको याद होगा बीच में कई कहानियाँ भी सुनाई हैं। यूपी पुलिस के बहुत सारे लोग जिन्हें हथियार तो दिया जाता है, और वो हथियार भी पुराने ज़माने का है। हालांकि 2019 के बाद बदलाव आया कि इंसास और ये सारी चीज़ें थे, वरना वही राइफ़ल हुआ करती थी। लेकिन वो भी चलाने का मौका कम मिलता है तो जंग खा जाती है। जब वक्त पड़ता है तब गोली नहीं चलती, और ऐसे में जो है क्रिमिनल उसका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। तब पुलिस को 4 अलग अलग CCTV फुटेज मिले। उन चारों CCTV फुटेज के ज़रिए पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे कत्ल के पीछे कौन है। यूपी पुलिस का दावा है कि इनमें से एक तस्वीर में अतीक अहमद का बेटा उन्हें नज़र आया, और एक CCTV फुटेज में अतीक अहमद का एक पुराना ड्राइवर और एक पुराना शूटर वो भी नज़र आया। तो अब उसी हिसाब से यूपी पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद इस वक्त खुद अहमदाबाद की जेल में है
अब देखना यह है कि उसे क्या यूपी लाया जाता है। इस बीच में अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता ने एक लेटर यूपी के मुख्यमंत्री उनके नाम पे भेजा है, योगी आदित्यनाथ के, और ये कहा है कि ये पूरी मैं इलाके का एक लोकल बॉडी का एक चुनाव लड़ने जा रही हूँ, और कि यहाँ के कुछ लोग इस चुनाव में मैं न जीतूँ और वो लोग आएँ, उसके लिए एक साजिश करके उसका और उसके परिवार के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस साजिश में ज़बरदस्ती लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। और कहना ये भी है कि जिस उमेश पाल को राजू पाल का चश्मदीद बताया जा रहा है, तो वो कभी चश्मदीद नहीं रहा। वैसे रिकॉर्ड में भी ये है कि चश्मदीद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो यूपी पुलिस ने जिस तरीके से बताया है कि एक सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा जो अतीक अहमद का एक बेटा नज़र आ रहा है, वो मौजूदगी, एक और जो ड्राइवर है पुराना उसकी मौजूदगी, और एक शूटर की मौजूदगी, अगर ये तीनों यूपी पुलिस के दावे के हिसाब से वाकई सही है, तो फिर इस बात में कोई शक और गुंजाइश नहीं रह जाती कि इसके पीछे अतीक अहमद के लोगों का हाथ है, क्योंकि सबूत कैमरे की ज़ुबानी सामने है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट यूपी पुलिस ने नहीं दिया, ऑफ द रिकॉर्ड वो बात कर रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने भी 2-3 लोगों से बात की, सीनियर अफसर हैं वो तमाम, और उन्होंने ये कहा है कि नहीं, जो कैमरे में है वो अतीक अहमद का बेटा ही है। तो अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो हमें मानना चाहिए, लेकिन यह है कि रिकॉर्ड पे देखता हूँ आज या कल भी वो आ जाए। इस मामले में 7 लोग हैं जो कैमरे में कैद हुए हैं। एक का इनकाउंटर हो चुका है, और ये इनकाउंटर उस शख्स का हुआ है जो क्रेटा कार शूट आउट के दौरान चला रहा था, तो उसका इनकाउंटर हो चुका है। अब इसके अलावा 6 लोग हैं, उनमें से पुलिस का कहना है कि हमने 5 की शिनाख्त कर ली है, और एक अभी तक पहचान में नहीं आया। तो इसमें से जो एक शख्स है, इस ड्राइवर जिसको क्रेटा चला रहा था, उसका नाम साबिर है। तो साबिर एनकाउंटर में मारा गया है। जो दूसरे शख्स की पहचान की है वो है गुड्डू मुस्लिम, जो अतीक अहमद का पुराना शूटर बताया जा रहा है, और इसी में से एक और है जो पुराना ड्राइवर, उसका नाम है साबिर। तो इन लोगों की पहचान की गई है, और पुलिस का कहना है कि अब बहुत जल्द जो है वो बाकी लोगों की पहचान करेगी। और जो सीसीटीवी कैमरे में अतीक अहमद के बेटे के नाम की आ रही है बात, की मौके पर मौजूद कैमरे में कैद हो गया, अतीक अहमद के उस बेटे का नाम है असद। तो अपना देखना यह है कि ये लोग कब पकड़ाते हैं, इनकी गिरफ्तारी की खबर पहले आती है या फिर एनकाउंटर की खबर पहले आती है। ये सवाल मैंने सीधे पूछा आज 2 अफसरों से, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि जो भी खबर होगी आपको पता चल जाएगी। एक ने तो बल्कि एक लाइन भी कही कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो अब इस लाइन का क्या मतलब निकलता है ये आप लोग भी समझ लीजिए। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, ख़ासतौर पर अपने तमाम लखनऊ के क्राइम तक फैमिली मेम्बर के लिए, जिस मोहब्बत प्यार से आप लोग मिले, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों से शायद मेरी मुलाकात हुई नहीं। बहुत सारे लोग बहुत घंटों इंतज़ार किए और चले गए, अलग अलग जगह पे था, कई सारी चीज़ें थी। कुछ एक ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए माफ़ी जिन्होंने कहा अगली बार बिना बाउंसर्स के मिलेंगे, वो मेरी जानकारी में भी नहीं था। लेकिन होता यह है कि जब ऐसी जगह पे होते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है, तो जो है कंपनी कुछ ऐसे बाउंसर्स लगा देती है ताकि आप वक्त पर अपने शो में दूसरी जगह पहुंच सके। तो सिर्फ उसकी वजह इतनी थी, लेकिन मैं हमेशा खुले में और खुले दिल से मिलने में यकीन करता हूं। लेकिन जिस तरीके और जिस मोहब्बत से आप लोगों ने मुलाकात की, मिले, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े खूबसूरत तोहफे दिए। हालांकि मैं तोहफे के सब खिलाफ रहता हूं, लेकिन आपकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया, और इंतज़ार जो कराया उसके लिए माफ़ी। कुछ जो लोग मिले मुझे, और बहुत सारे लोगों के अगर नाम भूल जाऊं तो माफ़ कीजिएगा। हुसैद सिद्दीकी, थैंक यू सो मच आपका। अनु, दिल से शुक्रिया। रितेश, शकुन जायसवाल, इसके अलावा रितेश भाई आपकी ज़बरदस्त वो स्केच आपने बनाई, और दिल से शुक्रिया। और आपकी वाइफ, उनको इंतज़ार करना पड़ा, और मुझे पता चला कि उनको कुछ एलर्जी भी है और उस वजह से उसके बावजूद वो खड़ी रही, तो उसके लिए सो सॉरी। इसके अलावा अमित कुमार सक्सेना, अजय कुमार सिंह, प्रीत भैया जी, बलदेव मिश्रा, आमिर, मंजू चौरसिया, प्रभाकर सिंह, निशांत अस्थाना और सुमित तिवारी,
अंजलि, किशन, मुरीद, आफ्ताब, अनिल पांडे, कितने नाम लूँ। तो आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया बहुत बहुत। अब आज का अपना वो सिलसिला, आज अग्रिम दोसांझ, इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अग्रिम। साथ ही शिवेश सिंह, ये एडवोकेट हैं और इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे शिवेश जी। साथ ही विजय चौबे, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे विजय साहब। और ये अशोक कारपूसे ने भेजा है। गुरनूर कौर का भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे गुरनूर जी। और ये अशानी कुमार ने भेजा है। जीतू मोधेवाला, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे जीतू। और रघुवीर भाटी ने भेजा है। साथ ही अमन राज, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अमन। प्रशांत झा ने भेजा है। और निकू, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे निकू। राजू पाल ने भेजा है आज। इसके अलावा प्रजापति और पद्मनभ, इन दोनों की एनिवर्सरी है तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये आशुतोष तेलंग और वेंकटेश नगर मित्र मंडली, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके नामों की, उनकी तरफ से है। साथ ही आरती एंड इंद्रजीत, इनकी 25 को थी तो बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप लोगों को। अशरफ लखानी, इन्होंने कहा, एक सवाल पूछा है कि अगर लोअर कोर्ट के फैसले के बाद लोग हाई कोर्ट जाते ही हैं तो फिर लोअर कोर्ट जाते ही क्यों, सीधे हाई कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। तो ऐसा नहीं है, शायद मैंने पहले भी इसका जवाब दिया। एक सिस्टम है हमारे यहाँ जुडिशरी का कि पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ताकि एक जगह गलती हो तो दूसरी जगह सुधारें, दूसरी जगह गलती हो तो तीसरी जगह सुधारें। तो सीधे हाई कोर्ट में किसी केस की शुरुआत हो नहीं सकती। गौरव शर्मा ने कहानी की फरमाइश की है। प्रीति पूजा, थैंक यू सो मच, और पक्का आपसे मुलाकात भी होगी। साथ ही वाशु राजपूत, थैंक यू सो मच आपका, और सॉरी 2 दिन कहानी से गायब था। इसके अलावा विद्युत दे, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। भरत चौहान, दीपांशु शर्मा और बालकृष्ण, तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।